नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। आज से एजुकेशनल मैनेजमेंट के वीडियो भी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड होंगे। देखिए, राजस्थान जीके हम इस चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ में राजस्थान ज्योग्राफी हम कुछ दिनों में ही कवर कर जाएंगे। राजस्थान के जो फिजिकल फीचर्स चल रहे थे उसमें अरावली का वीडियो जो अब नेक्स्ट आने वाला है। तो राजस्थान ज्योग्राफी के साथ साथ भी मैंने सोचा कि एजुकेशनल मैनेजमेंट भी कंप्लीट यहाँ प्रोवाइड करवाया जाए। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 10 प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट का टॉपिक लगता है तो 10 प्रश्न 10 के 12 भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो हम मिनिमम 20 अंक का 10 प्रश्न मान के चलते हैं। बाकी विगत परीक्षाओं में करीब 15 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो देखो, एजुकेशनल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो यहाँ पर अगर हम 7-8 मिनट की भी क्लास डेली देखेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा जो है टॉपिक नहीं है, ये कुछ दिनों में ही अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में साइकोलॉजी वगैरह के भी टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट वीडियो, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन मतलब एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब शैक्षिक मतलब एजुकेशन मतलब शिक्षा, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब उसकी व्यवस्था। तो शिक्षा का मैनेजमेंट करना या शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उसका मैनेजमेंट करना, ये शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, प्रशासन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा और प्रकार्य। ये फर्स्ट टॉपिक है, आप सिलेबस देख लीजिएगा। तो देखिए, ये हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो में। ये विचार कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, जरूर बताते रहिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। अब देखिए, शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा और प्रकार्य, तो ये तो अपना क्लियर हो गया। शैक्षिक प्रबंधन मतलब एजुकेशनल मैनेजमेंट, मतलब एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए किया गया मैनेजमेंट, की गई व्यवस्था। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को अगर शुरू से ही माइंड में रख लेंगे तो एजुकेशन मैनेजमेंट की जो ये इस वीडियो में जो भी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके 90% आप कवरेज कर जाएंगे। ठीक है, तो देखो, ये स्कूल होती है, एजुकेशन कोई संस्था होती है, कोई संगठन होता है। ठीक है, तो क्या होगी वो, स्कूल या कॉलेज होगी। तो ये स्कूल और कॉलेज है। ठीक है, और इस स्कूल और कॉलेज अपने आप में ही कई चीजों का संगठन है, अपने आप में ही कई चीजों का गठन है। जैसे इसकी बिल्डिंग भी बनाई जाती है, इसमें फर्नीचर वगैरह के भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, फिर टीचर्स स्टाफ लाया जाता है। और सभी का आउटकम क्या होता है, सभी का टारगेट क्या होता है, सारी व्यवस्था का टारगेट होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो जनरली आप प्रैक्टिकल रहकर सोचिए कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में जो भी व्यवस्था की जाती है, जिस प्रकार की, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे सहज शैक्षिक क्रियाएं हो, ठीक है, तो जो भी क्रियाएं करवाई जाती है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, उन सभी का टारगेट बच्चा होता है। ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाए, इसलिए ये सारे प्रबंध किए जाते हैं। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए स्कूल या विद्यालय या कॉलेज में जो प्रबंधन किया जाता है वो शैक्षिक मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको? तो प्रैक्टिकल इसको थोड़ा माइंड में रखेंगे ना तो लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम यहीं से इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, तो पहले उद्देश्य तो निर्धारित होते हैं किसी भी संस्था के। ठीक है, कोई ना कोई टारगेट अपना फिक्स होता है। तो पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयास, मानवीय प्रयास मतलब अध्यापकों के द्वारा प्रयास किया जाता है। और संसाधन, संसाधन मतलब बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, और आपका ब्लैक बोर्ड वगैरह, जो भी स्कूल में खेल का मैदान, लाइब्रेरी, जो भी बच्चों की सुविधा के लिए प्रोवाइड करवा दी जाती है वो संसाधन होते हैं। तो सारा स्टाफ और सारा जो भी संसाधन है स्कूल का, वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको कार्यात्मक और फलदायक बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रबंध कहलाती है, वो मैनेजमेंट कहलाती है। मीन्स सभी चीजों को यूटिलाइज करना और उसकी व्यवस्था करना प्रबंध कहलाती है। ओके, प्रबंधन किसी भी संगठन का मस्तिष्क होता है, तो नेचुरल है भाई। मैनेजमेंट कोई भी ग्रुप होता है उसका माइंड होता है कि उस जो मानवीय प्रयास है, मतलब टीचर्स है, जैसे पूरा स्टाफ बना लिया हमने, उस स्टाफ को काम कैसे करवाया जाए। ठीक है, तो यही मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट या मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी संगठन का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। और ये प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट में हम एजुकेशन से संबंधित देखेंगे, लेकिन अगर अकेला शब्द आ जाए प्रबंध, तो ये मैनेजमेंट अपने आप में एक व्यापक शब्द है। ये किसी भी फील्ड में लागू हो जाता है, मैनेजमेंट या प्रबंध, मतलब किसी भी फील्ड में
किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो पहले से नियोजित व्यवस्था की जाती है उसको अप्लाई किया जाता है और उसका आउटपुट निकाला जाता है, मतलब अपना टारगेट सिद्ध किया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, प्रबंध होता है। और प्रबंध किसी भी फील्ड में लागू होता है, मैनेजमेंट प्रत्येक फील्ड में लागू होता है। आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, शैक्षिक प्रबंध एक संकीर्ण अवधारणा है। इसमें शिक्षण संस्थान एक संगठन के रूप में काम आता है। देखो मैंने यहाँ देखो प्रबंध आ जाए ना, तो प्रबंध तो अपने आप में एक व्यापक धारणा है, लेकिन अगर शैक्षिक प्रबंध आ जाए, प्रबंध से शैक्षिक प्रबंध की तुलना करवाए तो शैक्षिक प्रबंध एक संकीर्ण अवधारणा है। क्यों? क्योंकि प्रबंध तो हर फील्ड में, हर देश में, हर क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है, मैनेजमेंट तो हर जगह ही लागू होता है ना, किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, लेकिन शैक्षिक प्रबंध ओनली एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए है। इसलिए ये थोड़ी इसकी तुलना में थोड़ी संकीर्ण अवधारणा है, लेकिन अपने आप में बहुत व्यापक है। शैक्षिक प्रबंध की जो अवधारणा है ना, वो अपने आप में बहुत व्यापक है, लेकिन प्रबंध की तुलना में थोड़ी संकीर्ण है। ओके, ये एक शिक्षण संस्थान एक संगठन के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना होता है। घूम फिरकर बात यहीं आकर टिकेगी कि स्कूल का आखिर टारगेट क्या होता है और उसके लिए स्कूल के द्वारा क्या मैनेजमेंट किया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके आगे लिखा है मैंने, इसमें जो प्रबंधक होता है, प्रबंधक यहाँ पर स्कूल में प्रबंधक कौन होगा, प्रिंसिपल होगा, हेडमास्टर होगा। तो इसमें जो प्रबंधक होता है ना, सभी स्टाफ को लोगों का सहयोग लेते हुए और समन्वय, उनमें जो है इंटरेक्ट का भी कार्य करवाता है, उनको मिलजुल कर काम करवाएगा। ठीक है, और शिक्षण संस्थान में जो निर्धारित उद्देश्य है, अब उद्देश्य क्या है, वही है बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक बनाएंगे और बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे। उसके लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं और गतिविधियों का जो संचालन करता है वही एजुकेशनल मैनेजमेंट कहलाता है। आई थिंक आप एजुकेशनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ गए होंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट या एजुकेशन का जो संगठन है वो 4 तत्वों से मिलकर बनता है और ये 4 तत्व आपके सामने है। पहले तो आप डायग्राम में देख लीजिए कि 4 तत्व कौन से हैं। पहला तो है ये शैक्षिक प्रबंध है। एजुकेशनल मैनेजमेंट 4 तत्वों से बनता है। सबसे पहले तो देखो वित्त का प्रबंध होना चाहिए, मतलब पैसे की व्यवस्था हो जाती है, बाकी 3 अपने आप अरेंज हो जाते हैं धीरे धीरे, है ना। तो पहले तो पैसे का प्रबंध होना चाहिए, वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। फिर वित्त व्यवस्था होगी तो भौतिक तत्वों का प्रबंध होगा। भौतिक तत्वों में आ जाएगा स्कूल की बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, जो भी व्यवस्था है, पुस्तकालय, बच्चों के खेल का मैदान वगैरह सब। ओके, और फिर बाद में मानवीय तत्व, सारा स्टाफ, कर्मचारी वगैरह सब आ गए। और फिर सैद्धांतिक तत्व, अब जब स्टाफ आ गया तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, अब स्टाफ के साथ बच्चे भी हैं स्कूल में, तो फिर रूल्स और रेगुलेशन से काम चलेगा। तो रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई करना, उसमें अनुशासन या डिसिप्लिन लाने के लिए। तो ये हो गया एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये जो स्कूल का अपना संगठन है, जो शैक्षिक संगठन है, वो 4 तत्वों पर डिपेंड होता है। इन चारों तत्वों से हमारा जो शैक्षिक मैनेजमेंट चलता है। ठीक है, संगठन का मस्तिष्क क्या होता है, प्रबंधन। अब देखो कोई भी ग्रुप बन गया, ठीक है, कोई ग्रुप बना लिया हमने किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब उसको बिना प्रबंधन के कंप्लीट नहीं कर सकते, उस ग्रुप से हम काम नहीं करवा सकते अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है। आज भी आपने सुना होगा कि अगर किसी के आप स्टडी को ले लीजिए, अगर इसमें डिसिप्लिन नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो हम एग्जाम को नहीं निकाल सकते। ये 100% सही बात है आज भी, है ना। तो कोई भी संस्था काम कर रही है, जैसे मान लो कोई विद्यालय काम कर रहा है, अब बिना मैनेजमेंट के वो काम नहीं कर सकता। उसके अपना तरीका होता है, अपना जो मैनेजमेंट होता है, अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो किसी भी संस्थान ले लो चाहे संगठन ले लो, उसका जो मस्तिष्क का काम कौन करता है, प्रबंधन। ओके, मैनेजमेंट। और इस मैनेजमेंट का जो हृदय है, अब देखो हार्ट होता है ना, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता रहता है। ठीक है, तो वैसे ही इस मैनेजमेंट का जो हार्ट है, जो हृदय है, वो अभिप्रेरणा है, मतलब उसमें ऊर्जा देती रहती है अभिप्रेरणा। ठीक है, उसके बाद में नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, इस प्रबंधन का, इस मैनेजमेंट का नाड़ी तंत्र। नाड़ी तंत्र क्या होता है, अपने नाड़ियों का, नसों का जाल होता है और उसका क्या काम होता है, सूचना को पहुंचाना मस्तिष्क तक। सेम चीज है, प्रबंधन का नाड़ी तंत्र पूछा जाए तो संप्रेषण होता है। ठीक है, संप्रेषण का मतलब भी सूचना पहुंचाना ही है। और प्रबंधन का अगर भविष्य पूछा जाए, मैनेजमेंट का भविष्य क्या होगा, निर्णय लेना। अगर डिसीजन सही होगा तो उसका भविष्य अच्छा होता है। तो ये मैनेजमेंट से संबंधित कई बातें शॉर्टकट में पूछ ली जाती है। तो प्रबंध की परिभाषाएं देख लेते हैं। ये टॉप मोस्ट परिभाषाएं 3-4 चलती है, गुलिक, फेयोल, पीटर ड्रेकल, टेलर। ठीक है, अन्य भी लिखी है मैंने। तो गुलिक महोदय ने कहा है कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो यही मैनेजमेंट है। ओके, हेनरी फेयोल कह रहे हैं कि प्रबंध का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना,
फिर आप प्लानिंग करो, फिर ग्रुप बनाओ, फिर उसको जो है निर्देश दो और समन्वय और नियंत्रण करो। ये इनके अकॉर्डिंग प्रबंध है। ठीक है। पीटर ड्रेकर क्या कहते हैं, प्रबंधन किसी भी संस्थान का जीवन रक्त है, लाइफ ब्लड है। बहुत बार पूछी जाती है कि किस विद्वान की कोटेशन है ये, कि मैनेजमेंट जो है ना वो लाइफ ब्लड का काम करता है। मैनेजमेंट किसी भी संस्थान का लाइफ ब्लड है, जीवन रक्त है। ये पीटर ड्रेकर ने कहा था। F.W. टेलर महोदय ने क्या कहा, प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना चाहिए और उसका सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या है, ये टेलर ने कहा। इसके बाद में जॉर्ज आर टेरी, हेरोल्ड कंटच और जेम्स एल। तो देखिए जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा, लोगों से काम करवाने की कला ही मैनेजमेंट है। हेरोल्ड कंटच कह रहे हैं औपचारिक रूप से संगठित जो वर्ग है उसके साथ रहकर उसे काम करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। इसके साथ में जेम्स एल, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयत्नों को समन्वित, नियोजित, नियंत्रित और प्रेरित करना ही प्रबंध है। तो ये मुख्य मुख्य कोटेशन थी मैनेजमेंट की। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, शैक्षिक प्रबंध। तो शैक्षिक प्रबंध की जो परिभाषाएं हैं यहाँ आकर अपन अटक जाते हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा। लूथर गुलिक, तो लूथर गुलिक ने देखिए प्रबंध के लिए भी कहा था कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रयोग करना ही प्रबंध है, जबकि शैक्षिक प्रबंध के लिए कह रहे हैं कि शैक्षिक प्रबंध सत्ता की सामान्य संरचना है जिससे निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए कार्य को विभाजित करते हैं, परिभाषित करते हैं और समन्वित करते हैं। ठीक है। कुंटज महोदय कहते हैं किसी समूह से कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन है ना। किसी ग्रुप से काम करवाने की जो कला है ना वो ही प्रबंधन है। कौन सा, शैक्षिक प्रबंधन है। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ये कहते हैं शैक्षिक प्रबंध वह प्रक्रिया है जिससे कार्यरत लोगों के काम को संगठित किया जाता है और मानवीय गुण प्रभावशाली ढंग से विकसित हो सकते हैं। श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्ति के लिए भौतिक तत्वों की तुलना में मानवीय तत्वों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये लॉरेंस एप्पले ने कहा था, लॉरेंस एप्पले ने, कि भाई भौतिक तत्व मतलब बच्चों को सुविधाएं ज्यादा ना दो तो चलेगा, लेकिन जो मानवीय तत्व है ना स्कूल में जो स्टाफिंग वगैरह है ना, उनके जो उद्देश्य निश्चित है बच्चे के प्रति, तो उस पर ज्यादा ध्यान दो तो शायद उद्देश्य की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। और जेडी मुने ने क्या कहा, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनी प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंध कह दिया इन्होंने, कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी संस्था बनती है ना मानवीय संस्था, तो मानवीय संस्था ही शैक्षिक प्रबंध है। जेबी सीयर्स क्या कहते हैं, शैक्षिक प्रबंध का संबंध ऐसी संस्था से है, ऐसी व्यवस्था से है जिससे संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से हो सके। तो व्यवहारिक रूप से कोई कार्य अगर संपन्न हो रहा है तो वो एजुकेशनल मैनेजमेंट है जेबी सीयर्स के हिसाब से। एक कोटेशन रह गई अपनी, ये है विलियम सुल्टजे की, शैक्षिक प्रबंध का तात्पर्य मानवीय संसाधनों, सामग्री, साज सज्जा की अनेक वस्तुओं को क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना ही इन्होंने क्या कहा है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो ये तो हमने प्रबंध और शैक्षिक प्रबंध, मैनेजमेंट और एजुकेशनल मैनेजमेंट दोनों की कोटेशन देखी है, किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है। अब शैक्षिक प्रबंध की प्रकृति देख लेते हैं, तो प्रकृति और विशेषताओं की तरफ चलते हैं। ये है आपके सामने शैक्षिक प्रबंध की प्रकृति। तो देखो शैक्षिक प्रबंध को अनुदेशनात्मक अभिकल्प भी कह दिया जाता है। अब अनुदेशनात्मक अभिकल्प क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो देखो इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। कोई भी अगर अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है तो साइंटिफिक नॉलेज होती है, साइंटिफिक अध्ययन होता है। तो एक तो इसका अध्ययन ही वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, इसके बाद में पृष्ठपोषण मिलता है और उस पृष्ठपोषण का विश्लेषण करके अप्लाई भी किया जाता है, इसलिए इसको अनुदेशनात्मक अभिकल्प की संज्ञा दी जाती है शैक्षिक प्रबंध को। अब इसकी प्रकृति देखिए, देखो यह है कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंध है एक कलाकारी है, एक आर्ट है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य की प्राप्ति करनी है ना। प्रबंधन सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान कैसे है कि भाई समाज में रहकर सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो वो एक तरीके से वहाँ स्कूल का समाज हो जाता है, मतलब बच्चे, टीचर्स, कर्मचारी, सारा स्टाफ, ठीक है। तो बच्चे में सामाजिक गुण विकसित करता है और बहुआयामी प्रक्रिया है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कार्य, मानव, भौतिक, सैद्धांतिक प्रबंधन शामिल है। भाई सभी चीजें शामिल है, भौतिक, मानवीय, तो जटिल प्रक्रिया होगी। ये प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्यों, क्योंकि सहभागी उत्तरदायित्व पर आधारित है। अब प्रजातांत्रिक हमारे जो लोकतंत्र में क्या सिद्धांत है, सहभागी उत्तरदायित्व या सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो यहाँ भी किसी बच्चे को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में किसी एक व्यक्ति का, एक टीचर का हाथ नहीं होता है, पूरे टीचर्स का हाथ होता है, पूरे स्टाफ का हाथ होता है, वातावरण का हाथ होता है
और वहां पर किस प्रकार से रूल्स और रेगुलेशन है, सभी का हाथ होता है। ठीक है, तो ये प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रबंधन किसी भी संगठन के जीवन रक्त का काम करता है। इसमें भविष्यवाणी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो सारा तो एक तो स्टाफ काम करता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों में जो है गुण डेवलप होते हैं, है ना, वातावरण के अकॉर्डिंग। अब किसी बच्चे में के अगर श्रेष्ठ नंबर आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये भविष्य में बहुत ही अधिक सफल हो जाएगा, क्योंकि मानवीय व्यवहार है वो चेंज होता रहता है। बच्चे का भी मानवीय व्यवहार भविष्य में वातावरण के टच में आते चेंज हो जाएगा, तो इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रबंधन एक जन्मजात प्रतिभा होती है। प्रबंधन एक पैसा है, इसकी अपनी आचार संहिता होती है, अपने रूल्स होते हैं, और प्रबंधन एक संगठन के विकास का साधन है। तो मैनेजमेंट के द्वारा ही कोई ग्रुप जो है डेवलप हो सकता है, नहीं तो वो ग्रुप ही कहलाता है, ओनली ग्रुप ही बनकर रह जाता है। तो ये शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति हो गई। अब शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं देख लीजिए। देखो शैक्षिक प्रबंधन की ये मुख्यतः 11 विशेषताएं हैं, वो भी मैंने जो शुरू में डायग्राम बताया था उसी के अकॉर्डिंग सारी इसी में आ जाएगी। देखो ये संगठित प्रक्रिया, संगठन है तो संगठित प्रक्रिया है। संगठित प्रक्रिया क्यों है? वही है भौतिक, मानवीय, सैद्धांतिक, इन वित्तीय, इन सभी का संगठन होता है इसमें। सतत प्रक्रिया है, ये रेगुलर चलती रहती है। ठीक है, तो ये सतत प्रक्रिया हो गई। गत्यात्मक प्रक्रिया है, मतलब ये वातावरण के टच में आकर यहाँ पर काफी चेंज हो जाते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट में, यही कारण है कि गत्यात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया मैंने समझा दी कि बच्चा सभी टीचर्स के साथ रहकर वहाँ अच्छे वातावरण में कुछ ना कुछ उसके गुण डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब ये किसी भी देश या क्षेत्र में लागू होती है। मीन्स जैसे नियोजन, संगठन, निर्देश, नियंत्रण, ये तीनों चारों अपने मैनेजमेंट के ही गुण हैं, तो ये कहीं पर भी लागू होते हैं, किसी भी फील्ड में लागू होते हैं, इसलिए सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सांयोगिक प्रकृति, ये सांयोगिक प्रकृति एक तरीके से गत्यात्मक ही होती है, मतलब ये चेंज होती रहती है। मीन्स समय और वातावरण का टच आता है, थोड़ा सा बदलाव आता है तो ये चेंज हो जाती है। अंतर विषयक उपागम है ये शैक्षिक प्रबंध एजुकेशनल मैनेजमेंट। क्यों? अब है तो एजुकेशनल मैनेजमेंट, लेकिन इसका कुछ पार्ट व्यवसायिक मैनेजमेंट से भी जुड़ जाता है ना, और कुछ पार्ट साइकोलॉजी से भी जुड़ जाता है। कुछ चीजें यहाँ से ली गई है, इसलिए ये अंतर विषयक उपागम है। फिर उद्देश्यों की विद्यमानता। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट है तो एजुकेशन से संबंधित पहले इसमें उद्देश्य स्थापित रहते हैं। संसाधनों के बीच में यहाँ संबंध बनाए जाते हैं। मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, सैद्धांतिक संसाधन, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेट किया जाता है। फिर अधिकार सत्ता, तो देखो अधिकार सत्ता किसकी रहती है? प्रबंधक की, मैनेजर की। अब मैनेजर कौन होता है? एचएम या प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा ग्रुप काम करता है, तो इसमें अधिकार सत्ता का भी अहम रोल है। और अदृश्य कौशल, अब अदृश्य कौशल की गुणवत्ता भी क्या एजुकेशनल मैनेजमेंट में है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि कोई भी संगठन जो होता है वो प्रबंधन का जो ज्ञान, अब देखिए स्कूल है, वहां पर जो मैनेजमेंट का सारा कार्य हो रहा है, ठीक है, अब वो बहुत बेटर तरीके से हो रहा है या खराब तरीके से हो रहा है, वो बच्चों का रिजल्ट शो करता है ना। किसी भी बच्चे में व्यवहारिक क्षेत्र में कितना बदलाव आया है, किसी भी बच्चे में बौद्धिक क्षेत्र में कितना सुधार आया है, ठीक है, तो उसका जो परिणाम होता है, ठीक है, तो वो परिणाम के आधार पर पता लगाया जाता है कि ये कहाँ तक सक्सेस हुआ है ये शैक्षिक संगठन। तो ये अदृश्य कौशल है, मतलब ये दिखाई नहीं देता, लास्ट के परिणाम के आधार पर जो है इसको डिसाइड किया जाता है शैक्षिक मैनेजमेंट की सफलता या असफलता को। तो ये मुख्य 11 बातें आ गई, शैक्षिक प्रबंध की विशेषताएं हो गई। अब देखो कोई भी शैक्षिक प्रबंध उत्तम कब होगा या अनुदेशन गुणवत्तापूर्ण होगा, ठीक है, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में अगर ये बातें आ गई है तो इन बातों से ये सारे के सारे अगर तथ्य शामिल हो गए हैं तो एजुकेशनल मैनेजमेंट बहुत ही बेटर होता है और ये हर संस्था में लागू किया जाता है। तो ये चीजें अगर कोई भी एजुकेशनल मैनेजमेंट में अपनाई जा रही है तो वहां पर अनुदेशन गुणवत्तापूर्ण होगा। कैसे? पहले तो योजना बनाओ, ठीक है, प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, फिर उसको एग्जीक्यूशन करोगे, है ना, अप्लाई करोगे, फिर कोऑर्डिनेट करोगे सारे स्टाफ वगैरह में, फिर एवेल्यूट करोगे कि आपकी जो प्लानिंग बनाई गई थी वो कहाँ तक सक्सेस हुई है। और ये आप एवोल्यूशन किससे करोगे? मूल्यांकन टीचर्स की एक्टिविटी से और स्टूडेंट की एक्टिविटी से, ठीक है। और जो भी आप वापस अनुस्थापना करोगे, मतलब कि जो भी आपने कमी देखी, जो भी आपने अच्छाई देखी, उसके हिसाब से आप वापस नियोजन करोगे। तो ये अगर चीज़ें किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा अपनाई जाती है बच्चे के श्रेष्ठ परिणाम के लिए, बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। शैक्षिक प्रबंध का क्षेत्र या स्कोप, मतलब जो स्कूल है, जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है
वो किस किस फील्ड में काम कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है, किस किस फील्ड में काम कर रहा है। अब देखो वित्तीय फील्ड में काम कर रहा है तो वित्तीय प्रबंधन हो गया, ठीक है। टीचर्स के ग्रुप के को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम कर रहा है तो मानवीय प्रबंधन हो गया। अगर बस की व्यवस्था कर रहा है तो परिवहन प्रबंधन हो गया। तो आप स्कूल से रिलेटेड इमेज कीजिएगा और सारा आपके क्लियर हो जाएगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट अपने आप में एक व्यापक प्रक्रिया है। देखिए अपने आप में, मैंने कहा प्रबंध की तुलना में संकीर्ण है लेकिन अपने आप में व्यापक है, क्योंकि भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, उद्देश्य आदि इसमें निहित होते हैं। टेलर और हेनरी फ्योल कह रहे हैं, टेलर ने कहा प्रबंधन के सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों से लेकर बड़े से बड़े कार्यों तक लागू होते हैं। हेनरी फ्योल कहते हैं प्रबंधन जो मैनेजमेंट है वो सार्वभौमिक विज्ञान है और वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से अप्लाई होता है। ये 2 कोटेशन इन विद्वानों की है। अब इनके क्षेत्र देख लीजिए, इसके कुल 9 क्षेत्र हैं दोस्तों। तो देखिए उत्पादक प्रबंधन, उत्तम शैक्षिक उपलब्धि, ये लिखा है मैंने, देखो इसको समझ लीजिए। उत्पादक प्रबंधन, उत्पादक मतलब क्या उत्पादन हो रहा है, तो स्कूल में क्या उत्पादन होगा भाई, कि बच्चे श्रेष्ठ नागरिक बने और उनका सर्वांगीण विकास हो, यही उत्पादन होगा स्कूल का। तो ये उत्पादक प्रबंधन हो गया। उत्तम शैक्षिक उपलब्धि हो जाए अपने स्कूल के बच्चों में, व्यवहारिक परिवर्तन हो जाए और बच्चों में जो श्रेष्ठ बौद्धिक परिवर्तन हो जाए। विकास प्रबंधन, तो विद्यालय प्रोन्नत करने के लिए जो विकास किया जाता है, विद्यालय को प्रोन्नत करने के लिए। अब हर फील्ड में हर संस्था आगे जाना चाहती है, तो इस प्रकार से ये मैनेजमेंट करती है ताकि इसका विकास हो, बच्चे का ही विकास हो, साथ में संस्था का भी विकास हो, ठीक है। तो ये हो गया विकास प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन सभी जानते हैं कि विद्यालय को चलाने के लिए जो वित्त का प्रबंधन किया जाता है वो वित्तीय प्रबंधन हो गया। वितरण प्रबंधन, जो भी चीजें आएंगी, जो भी संसाधन आएंगे वो किस क्लास में कितनी चेयर लगेगी, किस क्लास में कौन सा बोर्ड लगेगा, है ना, ऑफिस में क्या वर्क होगा, ये सारा जो संसाधनों का जो वितरण है वो वितरण प्रबंधन हो गया, है ना। क्रय प्रबंधन, क्रय प्रबंधन विद्यालय में जो भी चीज चाहिए उसको खरीद के लाना, ठीक है, सामान को क्रय करना, क्रय प्रबंधन आ गया। फिर है परिवहन प्रबंधन, अब टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, सामान के लिए परिवहन की व्यवस्था करना, बस वगैरह की व्यवस्था करना। फिर है संस्थापन प्रबंधन, तो संस्थापन प्रबंधन मतलब संस्था का जो भवन है, बिल्डिंग है, उपकरण है आदि का प्रबंध करना। कार्यालय प्रबंधन, कार्यालय मतलब ऑफिस, तो ऑफिस की पहले व्यवस्था करो, क्योंकि ऑफिस में सारा रिकॉर्ड वर्क होता है, बच्चे की जो भी प्रोग्रेस है ऑफिस में ही रिकॉर्ड होती है, तो उसकी व्यवस्था करना, ठीक है। और सेवी वर्गीय प्रबंधन, हम सेवी वर्गीय प्रबंधन मतलब सेवा कौन कर रहा है, वहां पे टीचर्स कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, इनकी व्यवस्था करना, इनके पद को डिसाइड करना, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 क्षेत्र आते हैं, मतलब 9 प्रकार के मैनेजमेंट आपको स्कूल में दिखाई देते हैं। किसके लिए, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। तो आज हमने देखी शैक्षिक प्रबंध की जो अवधारणा, परिभाषा, क्षेत्र, इसका विशेषताएं और साथ में इसके कितने प्रकार के प्रबंधन, 9 प्रकार के प्रबंधन देखे, और किस प्रकार से स्कूल मैनेजमेंट है वो क्या अपनाए तो उसका जो बच्चे के प्रति जो परिवर्तन है वो बेटर होता है। तो प्लानिंग करना, समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करते हुए एवेल्यूट करना, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट का ये पहला वीडियो है, कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगी, इसी का पार्ट 2 लेके आऊंगी। और ये आपने देख लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।